मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस की यात्रा के बाद राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्ष में जितनी तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ है, उसका सकारात्मक प्रभाव दावोस में दिखाई दिया है। दावोस में विभिन्न क्षेत्रों के बड़े उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें और चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस यात्रा के बाद शुक्रवार की शाम को राजधानी भोपाल लौटे, जहां एयरपोर्ट पर उनका कैबिनेट मंत्री और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्टेट हैंगर पर मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में हुए तेज औद्योगिक विकास का सकारात्मक प्रभाव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में साफ तौर पर दिखाई दिया। दावोस में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, उद्योगपतियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों के बाद मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि निवेश, उद्योग और नवाचार को लेकर मध्य प्रदेश के प्रति वैश्विक निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ है। आज भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले 1 से 1.5 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस बदलाव के दौर में मध्य प्रदेश भी देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में शामिल हो रहा। खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जिस प्रकार से आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न हो रहा है, विश्व के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर के देशों के दलों की तुलना में भारत का दल सबसे बड़ा था। और खास बात ये भी है कि सारे दल के अंदर 3 तो हम बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे असम के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी और कई उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, हमारे राज्य से मंत्री राकेश सिंह जी, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमारे भारत सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी के साथ सेक्टोरल सत्र में जब बैठे तो हमारे राज्य के अंदर जो बिजली की दर डिस्कॉम जो खरीद रहा है, वो न केवल हमारे राज्य में बल्कि देश में बल्कि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली हमारे यहाँ हो रही है। ये घोर एक तरह से लोगों के लिए आश्चर्य का भी है और कई प्रकार से लोगों को मध्य प्रदेश के प्रति एक विश्वास जो बना है। बीते वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जो अंगड़ाई ली है, वो सबसे तेज गति से विकास दर अगर किसी देश की है तो वो भारत की, और भारत के अंदर सभी राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर अपने अपने राज्य के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, सरकारें आपस में मिलजुल करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में देश को सशक्त बनाने के लिए हर कोई कदम से कदम मिलाने के लिए तत्पर है। ऐसे में कई सेक्टर में हमने जब बात की तो मैं बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से 3 राज्यों की जो जीडीपी बढ़ रही है, उसमें से मध्य प्रदेश एक आया है। माइनिंग सेक्टर में हमने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेश में से जो बड़ा प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, जिसकी लगभग 1-1.25% के आसपास बेरोजगारी की दर है। हमसे आगे केवल त्रिपुरा और तेलंगाना ही है। त्रिपुरा की आबादी बहुत थोड़ी सी है, तेलंगाना की आबादी भी नया एक राज्य बना है, लेकिन जिस ढंग से ग्रोथ मध्य प्रदेश ने की है, इसी प्रकार से हमारे राज्य का कुल बजट का लगभग 40% कैपिटल में जो खर्चा हो रहा है, ये भी पूरे देश के लिए बहुत आदर्श स्थिति है। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर के हमने पहली बार मध्य प्रदेश को इंट्रोड्यूस किया। आज़ादी के बाद 3 बार, तीसरी बार में हमारी सरकार के माध्यम से हम लोग शामिल हुए, लेकिन इस फोरम पे जाना चाहिए, इसका बहुत महत्व भी है। कौन सा ऐसा उद्योगपति दुनिया का अब भारत से जुड़ना नहीं चाहता है, और भारत में भी सभी राज्यों में अनुकूलता देख रहे हैं। डीपी वर्ल्ड के माध्यम से उससे हमारा एमओयू भी हुआ है। अडानी, अंबानी, ये जो हमारे देश के लोग, इनसे तो हमने कहे तो करते ही रहेंगे, लेकिन विश्व के और ऐसे स्वनाम धन्य बहुत सारे लोगों के बीच में हमने अपने सभी प्रकार की नीतियों के बलबूते पर स्वस्थ
कार्यप्रणाली के बलबूते पर 18 पॉलिसियों के आधार पर हमारी व्यापार व्यवसाय की जो ताकत बनी है वो टूरिज्म का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो। एनर्जी में भी रिन्यूएबल एनर्जी का पूरे देश में माहौल बनता है। पूरे देश में थर्मल पे लोग बिजली और बाकी चीजों चाह रहे हैं, लेकिन आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता, सोलर है, विंड है, पंप स्टोरेज है, इसमें हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ जबरदस्त मानी गई। माननीय प्रहलाद जी जोशी ने इस बात को कोट किया, वो हमारे सत्र के साथ बैठे भी थे और स्वनाम धन्य बहुत सारे लोगों के साथ में हमने इस तरह से, चूंकि एनर्जी का सेक्टर जैसे ही कहते हैं तो एनर्जी के सेक्टर के बाद में एनर्जी हर इंडस्ट्री के लिए काम आती है। अगर अपन गारमेंट्स काटा इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें भी एनर्जी, अगर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, बिजली के बिना कोई उद्योग नहीं चल पाता, तो ऐसे में इस एनर्जी की तरफ लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ रहा है। तो हमारी एक एक चीजों पे बड़े अच्छे ढंग से भी अप्रिशिएट हुआ और आगे की संभावना बहुत अच्छी है। इसलिए हमने बाकी भी इस गति को न रोकते हुए लगातार इसी तरह से और आगे बढ़ रहे हैं। मालदीव जैसा छोटा सा देश आमतौर पर टूरिज्म पे डिपेंड करता है, लेकिन उसने रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, कई सारे सेक्टर में हमारे साथ एमओयू भी किया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। हमने इस वर्ष को तो कृषि किसान कल्याण वर्ष के नाते से लिया है, इसलिए कोऑपरेटिव, दूध है, नागरिक आपूर्ति के सभी प्रकार के दृष्टि से और एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, मत्स्य उत्पादन सभी क्षेत्रों में और ऐसे बाकी देशों के साथ नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर किसानों की आय कैसे बढ़े, राज्य की आय का अर्थ कैसे निकले और खास करके हमारे अपने अभी बड़ी बजट की जो राशि सब्सिडी में जाती है उसको सब्सिडी में देने के बजाय उससे हमारे रास्ते प्लस में कैसे आए, उस एंगल पे हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार मानता हूं, जिनने हमको ये इस पूरे बड़े मौके में एक तरह से जाने का मौका मिला। इसमें नवकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एग्री प्रोसेसिंग, एग्री वैल्यू चेन, लॉजिस्टिक, औद्योगिक कॉरिडोर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल, शिक्षा, पर्यटन जैसे प्रमुख सेक्टरों के साथ हमने सीरू की सीईओ सुश्री जैस्मिन हुम के साथ मीटिंग करके बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कच्चे माल से जुड़े डेरिवेटिव्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्राकृतिक प्रोटीन और अन्य प्रकार के स्रोतों पर चर्चा हुई। टच लब के श्री हरवे के साथ बैठक की, जिसमें उन्नत टेक्सटाइल, सेंसिंग सिस्टम, ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएसएमई के लिए सशक्तिकरण के आधार पर साइबर सुरक्षा, गेमिंग, कंटेंट टेक्नोलॉजी ऐसे कई क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इजराइल के इनोवेशन अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर एलोन स्टोपल के साथ में विस्तृत चर्चा हुई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक, जल प्रबंधन, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रकार से। इजराइल तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी बड़ा है और हमने भारत के साथ दीर्घकालिक नवाचार सहयोग को बढ़ाने के लिए परियोजनाओं पर काम करने के लिए उनसे आगे बढ़ने का निर्णय किया। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी मीटिंग हुई। बीते समय में हम खुद जापान भी गए थे। ऐसे में जापान के डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हाशियामा शिगेतो के साथ संवाद किया। इस बैठक में मध्य प्रदेश के औद्योगिक कॉरिडोर के विकास, नवकरणीय ऊर्जा परियोजना, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को सशक्त करने के लिए जापानी वित्तीय और तकनीकी सहयोग पर संभावना पर विस्तार से चर्चा हुई। डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी HCL टेक्नोलॉजी के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड टेक वर्टिकल श्री अभय चतुर्वेदी जी, HCL के सॉफ्टवेयर के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर श्री राजीव शेष जी, टेक महिंद्रा के प्रेसिडेंट एंड हेड यूरोप बिजनेस के श्री हर्षुल असनानी जी, ऐसे कई लोगों के साथ में और भविष्य की दृष्टि से AI और डेटा सेक्टर में जिस प्रकार के लिए संभावना चल रही है, हमने कहा कि AI को अपना करके हमारे राज्य के अंदर टेक्नोलॉजी सहित भविष्य की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के लोगों को इस पूरे क्षेत्र में लगाया जा सकता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा
और टेक्नोलॉजी का जो उभरता हुआ स्वरूप बन रहा है, खास करके मध्य प्रदेश की आईटी अवसंरचना, नया आईटी पार्क, कुशल युवा कार्यबल, केंद्रीय भौगोलिक स्थिति को वैश्विक टेक निवेश की प्रमुख ताकत के रूप में प्रस्तुत किया है। हमारा राजा समूह के साथ में श्री जयदेव गल्ला के साथ नवकरणीय ऊर्जा क्षमता, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, मेगा सोलर परियोजना के साथ बैटरी स्टोरेज के एकीकरण पर भी चर्चा की है। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीनको के साथ तो मैंने बताया ही है। श्री फेलिक्स राइनकर के साथ नवकरणीय ऊर्जा टैरिफ, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण, पारदर्शी बिडिंग प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई। पीस इन्वेस्ट के साथ श्री यूसुफ के साथ खाद्य ऊर्जा सुरक्षा, हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, विकेंद्रीकृत ऊर्जा, जीएमआर समूह के साथ जिस प्रकार से हमारा जीएमआर ग्रुप तो आमतौर पर एयरपोर्ट के और एयरपोर्ट से जुड़ी हुई विकास संरचनाओं पर काम करता है, लेकिन अब उनने बदल करके स्मार्ट मीटरिंग, प्रस्तावित विद्युत परियोजना, प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण, ड्रोन एवं एग्री ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में भी वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो हम समान रूप से उनके साथ कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए निर्णय कर रहे हैं। द मेरिडियन कलेक्टिव का लॉन्च भी किया गया। मैं मान के चलता हूँ कि बोलने के लिए तो बहुत सारा है, इतनी देर तो कौन बोले। चलिए, अपनी तो पढ़ेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा।